हेलो बच्चों। तो बच्चों आज आप लोगों ने FST 35 का पेपर दिया हुआ है और बढ़िया तो गया ही होगा आप लोगों का पेपर। पेपर भी बहुत बढ़िया था। तो चलिए बच्चे, हम लोग हिंदी माध्यम के पहले 23 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और इसके बाद के जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो कराएंगी आपको नैना मैम। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आपका सर का विजन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी के तहत बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं और आते हैं बच्चे पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन बच्चे आपको दे रखा है कि एक कण 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से कह रहा है कि पूर्व की ओर गति करता है। ये आपसे बोला है कि ये जो गति कर रहा है वो किधर कर रहा है, आपका पूर्व की ओर गति कर रहा है। तो भैया पूर्व की ओर देख लो कि ये आपकी दिशा हो गई पूर्व, और ये क्या हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिम, और इधर क्या हो जाएगा आपका दक्षिण। ये कुछ हो गई आपकी डायरेक्शंस। तो कह रहे हैं कि वो 5 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है और फिर क्या कर रहा है, वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है, और फिर जो वेलोसिटी है वो क्या है, थ्रू आउट आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो इसको कुछ ऐसे आना पड़ेगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो इससे क्या लिखोगे आप, चूंकि इसका जो ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस का 5i कैप, और ये क्या रहेगा आपका 5j कैप। ठीक है, ये देगा आपको क्या, आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 5j कैप माइनस क्या देगा आपको 5i कैप, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब अगर हम लोगों से पूछा है कि कण का औसत त्वरण क्या होगा, और तो भाई यहाँ से पहले निकालो वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये देगा आपको 5, और साथ में क्या रहेगा आपका √2, ये देगा आपको 5√2 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा हुआ है कि औसत त्वरण क्या है, तो औसत त्वरण क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम दे रखा है। टाइम कितना है आपका 10 सेकेंड, तो ये होगा 5√2 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 10। तो ये कट हो गया। तो इसको जरा फर्दर सॉल्व कर लो। तो जब फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये बचेगा आपका 1/√2। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डायरेक्शन की, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ये नेट डायरेक्शन देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट का हो जाएगा आपका डायरेक्शन। इसका मतलब है जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे वो क्या होगा आपका, दूसरा हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट में दे देगा आपको फाइनल आपका डायरेक्शन। चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक तोप और एक लक्ष्य एक दूसरे से 2√3 किलोमीटर की दूरी पे है। मान लेते हैं कि यहाँ पे बच्चे आपका तोप है और यहाँ पे कोई एक लक्ष्य है, और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है। ये डिस्टेंस कितना है आपका 2√3, और एक ही स्तर पर स्थित है, मतलब एक ही आपको सरफेस दे रखा है। कह रहा है कि 200 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से दागा गया गोला वायु प्रतिरोध की अनुपस्थिति में लक्ष्य तक कितनी जल्दी पहुंचेगा। देखो यहां से किसी गोले को दागा जा रहा है, कितनी जल्दी पहुंचेगा। तो देखो मान लेते हैं कि किसी सर्टेन एंगल से इसको क्या किया गया है, ऐसे दागा गया है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे रेंज आपको दे रखी है 2√3, ये आपको रेंज दे रखा है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रतिरोध की अनुपस्थिति में कितनी जल्दी पहुंचेगा। कितनी जल्दी पहुंचेगा आपको ये बताना है। तो देखो यहां से अगर रेंज के लिए देखो भाई, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू ये होता है u² sin 2θ अपॉन क्या होगा यहाँ पे g। रेंज आपको दे रखा है जो कि है आपका 2√3। अच्छा u दे रखा है आपको कितना है 200 मीटर पर सेकेंड, तो इसको जरा लिख जाओ, तो हो जाएगा 4 × 10⁴ इंटू लिख जाओ यहाँ पे sin 2θ। जी का वैल्यू कितना हो गया बच्चे आपका 10 हो गया। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे, चूंकि ये किलोमीटर में है, आपको ये रेंज किलोमीटर में दे रखी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10⁻³ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या होगा 2√3 इंटू क्या होगा यहाँ पे 10⁻⁴ इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा 4 × 10⁻⁴, और साथ में क्या हो जाएगा आपका sin 2θ। 10⁻⁴ आपका एक साथ रहेगा, 2 से 2 चला गया, तो sin 2θ का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका जो sin 2θ का वैल्यू है वो कितना जाएगा आपका √3/2। और अगर √3/2 है तो इसे ही आप लिख सकते हो 2θ इक्वल्स टू 60। तो थीटा इक्वल्स टू क्या देगा आपको 30 डिग्री देगा। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो तो थीटा इक्वल्स टू 30, क्योंकि आप जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपका जो रेंजेस का रेशियो होता है वो सेम होता है। तो इसका मतलब है थीटा अगर 30 पे, अगर थीटा कितना है 30, तो रेंज आपको 2√3 दे रहा है, तो थीटा 60 पे भी तो रेंज आपको 2√3 ही देगा। ठीक है, अब बस इसी एंगल पे क्या करना है, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेना है। तो देखो भाई जरा पहले हम लोग निकाल लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो
टी इक्वल टू क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो साइन थीटा मतलब 30 रखो तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 200 साइन थीटा मतलब 1/2 और जी का वैल्यू कितना हो गया ये आपका 10। तो ये 0 चला गया, ये 2 से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा टी। टी आ जाएगा बच्चे आपका 20 सेकेंड। तो जब थीटा इक्वल्स टू कितना है आपका 30 है तब आपको कितना दे रहा है 20 सेकेंड। और यहीं पे चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर हमें क्या दे रखा हो थीटा इक्वल्स टू 60 तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 200 और साइन 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। तो ये आपका कट हो गया, यहाँ से 2 से 2 चला गया, तो जो टी का वैल्यू आ जाएगा वो कितना देगा आपको 20√3 सेकेंड। ये आ जाएगा आपका टी का वैल्यू। तो देख लो 20 सेकेंड और 20√3 सेकेंड दे रहा है, मतलब या तो 20 सेकेंड बाद या क्या होगा आपका 20√3 सेकेंड बाद आपका वो पहुंचेगा। तो चलिए इसका मतलब इसका आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, बस ये एंगल का कॉन्सेप्ट समझिएगा और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। कह रहे हैं कि दो वेक्टर आई के प्लस जे कैप बी इक्वल टू दे रखा है आपको आई कैप माइनस जे कैप दिए गए हैं, तब दी गई सूची और सूची 2 को सुमेलित करिए। सूची फर्स्ट में दे रखा है आपको a प्लस b/2। अच्छा, आपको मैचिंग करनी है तो देखो भाई a वेक्टर आपको दे रखा है, a वेक्टर क्या है आपका दैट इज आई कैप प्लस जे कैप और b भी आपको दे रखा है दैट इज नथिंग बट आई कैप माइनस का जे कैप। तो जब a प्लस बी निकालोगे यहां से तो a प्लस बी क्या देगा आपको, ये आपका j से j चला जाएगा तो a प्लस बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2i कैप और आपसे क्या पूछा है a प्लस बी इक्वल्स टू अपॉन 2 पूछा हुआ है तो 2i/2 कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपको i कैप दे देगा। ठीक है, तो i कैप दे रहा है, इसका मतलब ये a का जो है यहाँ पे, चलिए हम आंसर में लिखते जाते हैं। यहाँ पे जो a का आंसर होगा वो कितना होगा बच्चे आपका फर्स्ट होगा। तो a का आंसर अगर फर्स्ट देखोगे तो इजीली सिर्फ पहले चौथे में ही दे रहा है, तो आंसर तो आप यहीं से टिक कर दोगे। लेकिन हम लोग चलो अदर भी देख लेते हैं, a माइनस बी। अगर आप देखो यहाँ से जरा a माइनस बी के लिए, जब a माइनस बी करोगे तो ये i से i चला जाएगा। जब हम लोग करेंगे यहाँ पे a माइनस b/2 तो ये देगा आपको माइनस का 2j, माइनस का नहीं होगा प्लस का 2j/2 तो ये आपका 2 कट हो गया तो सिर्फ क्या देगा आपको j कह देगा। इसका मतलब b का क्या हो जाएगा, b का हो जाएगा बच्चे आपका सेकेंड। अब कह रहा है कि a डॉट b/2 तो यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो देखो भैया क्या आएगा यहाँ पे डॉट, ये 1 देगा -1 दे देगा, a डॉट b तो 0 दे देगा। इसका मतलब c क्या आ जाएगा आपका 4th आ जाएगा। और a क्रॉस b कराओगे तो जब क्रॉस b कराओगे तो क्या आएगा, देखो a क्रॉस b/2 है, चलो इसको यही करा लेते हैं हम लोग। जब i को i से कराओगे तो क्या देगा आपको, क्योंकि सेम है तो 0 दे देगा। i को जब माइनस j से कराओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का k दे देगा। और क्या है देखो कह रहा है कि j, देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, ये कुछ ऐसा क्रॉस में करा रहा हूँ यहाँ पे i प्लस j और क्रॉस क्या है आपका i कैप माइनस का j कैप, ये दे रखा है। तो जरूर कराओ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, i क्रॉस i तो 0 दे दिया, फिर i इंटू जे कराओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे i इंटू जे, ये देगा आपको माइनस का k कैप क्योंकि माइनस साथ में है। तो j इंटू आई कराओगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका माइनस का k कैप और जे का तो 0 ही हो जाएगा। अपॉन 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो अपॉन 2 चूंकि ये लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2k कैप अपॉन क्या देगा आपको 2, तो 2 से 2 चला गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का k कैप। इसका मतलब है कि डी का जो आपका ऑप्शन आ जाएगा वो कितना आएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैचिंग आपको मिल चुकी है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का क्या हो जाएगा आपका तीसरा। इसका मतलब इसका चौथा आंसर क्या होगा आपका करेक्ट होगा। देखते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में, कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस के अवतल लेंस के संपर्क में है। तो एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को एक साथ रखा गया है, संयोजन की शक्ति पूछी है आपसे। देखो संयोजन की शक्ति मतलब आप जानते हो कि जब दो लेंस कांटेक्ट में रखे हो तो इनका जो नेट फोकल लेंथ होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/f1 प्लस 1/f2। अब जरा यहाँ पे एक बात समझो कि अवतल लेंस के लिए आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा क्या होती है निगेटिव होती है, हमेशा ऋणात्मक होगी। और अगर हम लोग उत्तल लेंस की बात करें तो हमेशा क्या होती है बच्चे पॉजिटिव होती है, ये बात याद रखिएगा। तो पहले निकालो भाई यहाँ से 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस का 25 उत्तल लेंस का दे रखा है आपको 40, 1/40 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1/25। एक काम करो यहाँ पे ले लो एलसीएम, तो जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 40 80, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे 200 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या देगा आपको 5 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका
ये दे देगा आपको 25 और 8 टाइम चला जाएगा तो ये आ जाएगा 8 अपॉन क्या देगा आपको 200। तो यहाँ से जो आपका f का वैल्यू है 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू ये निगेटिव आने जा रहा है आपका -3/200। तो जो f का वैल्यू होगा वो दे देगा आपको माइनस का 200/3 ये आ जाएगा और सेंटीमीटर में आएगा, ये बात भी याद रखिएगा। अब आपसे पावर पूछा है तो एक बात तो क्लियर है कि पॉजिटिव तो नहीं होगा, तो दो ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आपके बाकी बचे दो ही ऑप्शन में आपका आंसर होगा, मतलब पहले और दूसरे में। तो जब P निकालोगे तो P 1/f होता है और f किस में होना चाहिए, आपका मीटर में होना चाहिए। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे 100 अपॉन क्या लिखा जा सकता है f। तो यहाँ पे जरा रख जाओ तो 100 3 ऊपर चला जाएगा और ये निगेटिव रहेगा, अपॉन कितना हो जाएगा 200। तो इसको जरा सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 3/2, मतलब ये देगा माइनस का 1.5 डायोप्टर। ये आ जाएगी बच्चे आपकी पावर। तो मतलब आपका पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो बिंदु ए और बी के बीच संलग्न चित्र में दर्शाई गई प्रतिरोध व्यवस्था का तुल्य प्रतिरोध है। तो देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे ये। यहाँ पे समायोजन जो है वो समानांतर है, यहाँ पे भी समानांतर है। देखो इस समानांतर समायोजन को आप जब हल करोगे तो ये सीरीज में देगा, ये भी सीरीज में आएगा और फाइनल क्या दे देगा आपको, आपको पैरेलल दे देगा, मतलब समानांतर आ जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग पहले इस वाले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पैरेलल में दे रखा है आपको। तो पैरेलल के लिए आप जानते हो यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट क्या देगा आपको, यहाँ से हम लोग r डैश कंसीडर कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस आ जाएगा 1/16 प्लस रहेगा यहाँ पे 1/16। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना देगा आपको 2/8। तो ये आ जाएगा 1/4 1/r इक्विवेलेंट डैश। तो यहाँ से लिख लो भाई r इक्विवेलेंट डैश का वैल्यू कितना दिया आपको 4 ओम दिया। अब यहां से जब निकालोगे तो ये कितना है 1/9 है और ये 1/18 है, तो इसको यहीं से सॉल्व कर लो 1/9 प्लस 1/18। और यहां से जो रेजिस्टेंस देगा आपको वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 तो हो जाएगा 3/18। यहाँ पे कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा, 6 ओम इधर का दे देगा, 6 ओम ये आ जाएगा। और इसका जो रिजल्टेंट आया है ये कितना है आपका 4 ओम। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, और इधर कितना होगा 6 और 6 कितना होगा बच्चे आपका 12। तो ये आपको देखो कुछ ऐसा दिखाएगा, ये एक आपका रजिस्टर है कुछ ऐसा, और यहाँ पे एक ऐसे रजिस्टर लगा हुआ है कुछ ऐसे, और ये इनके बीच का आपको निकालना है। तो ये आपको कितना दे रखा है 20 4 24, और ये दे रखा है आपको कितना 6 6, ये दे रखा है कितना हो जाएगा 12, ये आ जाएगा आपका 12। अब यहाँ से निकाल लो जरा जल्दी से। तो यहाँ पे जब आप नेट निकालोगे तो 1/8 नेट कितना देगा 1/12 प्लस आ जाएगा यहाँ से 1/24। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3/24। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा बच्चे आपका 8 ओम। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना दे देगा आपको 8 ओम दे देगा, जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए कह रहा है कि एक अच्छे स्नेहक में ये गुण होने चाहिए। अच्छा स्नेहक मतलब गुड लुब्रिकेंट क्या हो सकता है, उसकी जो श्यानता है बच्चे वो क्या होनी चाहिए आपकी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वो ज्यादा विस्कस होना चाहिए। तो इसका मतलब उच्च श्यानता वाले अगर जो भी हमारे द्रव हैं वो कैसे होंगे, अच्छे स्नेहक होंगे। ये आपको बात समझना है। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहे हैं कि एनवी कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा En है। तो पहले देखो En इक्वल्स टू होता क्या है, दैट इज नथिंग बट माइनस का 13.6 Z² अपॉन n²। और ये एनर्जी होती है बच्चे आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब कह रहे हैं कि एक एकल आयनित हीलियम परमाणु, अच्छा हीलियम परमाणु की अगर हम लोग बात करें तो हीलियम में जो Z होता है बच्चे वो कितना होता है आपका 2 होता है। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे जो nth एनर्जी का जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा 13.6 इंटू, चूंकि हाइड्रोजन की बात है तो हाइड्रोजन कैसे भैया आप 1 रख लो यहाँ पे। तो एक्चुअली जब 1 रखोगे तो क्या देगा, En का वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, ये कितना दे देगा माइनस का 13.6 अपॉन n², और ये किसमें होगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे जरा रख जाओ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन क्या देगा n², और ये किसमें रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको जरा फर्दर सॉल्व करो तो En इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये दे देगा आपको En डैश। तो यहाँ पे 4 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका En आ जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगी आपकी। तो देखो भैया कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस 7वें क्वेश्चन में।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पिंड सरल आवर्त गति निष्पादित करता है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा को x के फलन के रूप में मापा जाता है। देखिए चूंकि x के फलन के रूप में बात हो रही तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, जहां पे x बच्चे क्या होती है आपकी विरामा अवस्था से दूरी कितनी है एक्सट्रीम तक के बीच की, वो होता है x, और a होता है बच्चे आपका आयाम जिसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ऑन द ईदर साइड ऑफ द ऑस्किलेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बच्चे क्या होगा, दिस इज नथिंग बट हाफ m ओमेगा स्क्वायर और साथ में क्या रहेगा आपका x स्क्वायर। टोटल एनर्जी जो आएगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर और क्या देगा आपको a स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी। आप जरा देख जाओ, कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी शून्य है जब x क्या है, 0 है, तो x को 0 कर दोगे। अच्छा ये टोटल एनर्जी है, ये याद रखिएगा, टोटल एनर्जी क्या है, हाफ। तो x पे क्या कर रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये तो कहानी खत्म हो गई, यहीं से तो पहला तो गलत हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम है, पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है कि जब अधिकतम है, अरे भैया जब x को 0 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अरे सिंपल सी बात ये समझो कि अगर कोई भी एक पेंडुलम कंसीडर कर लो, ये हो गया आपका पेंडुलम, ये हो गई आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होता है। जब जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा उसे ही वहां पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या हो जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन आपको मैक्सिमम देता है, तो काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगा, मैंने बोला ना मीन पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी क्या है, अधिकतम है, मतलब x इक्वल्स टू 0 है, तो अगर वेलोसिटी अधिकतम है तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चे वो तीसरा हो जाएगा। और चौथा भी देख लेते हैं, कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी अधिकतम है जब x अधिकतम होगा। अगर भैया x अधिकतम हो गया तो x का अधिकतम मान ही बच्चे आपका a के बराबर होता है, तो x का अधिकतम मान अगर a के बराबर है तो इसका मतलब एक बार तो हो गई, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब 0 दे देगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, चौथा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, तो तीसरा इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द्रव्यमान m का एक ब्लॉक v गति से चलते हुए स्प्रिंग x दूरी तक संपीड़ित करता है, इससे पहले उसकी गति आधी हो जाए स्प्रिंग का स्प्रिंग स्थिरांक। देखो कह रहा है कि v गति से चल रहा है, यहाँ पे एक स्प्रिंग x तक संपीड़ित करता है, ठीक है। तो देखो भैया हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, तो क्या होगा यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर, चूंकि इनिशियल आपका वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो x तब संपीड़ित होगा जब उसकी गति आधी होगी, तो यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चे, 0। अब क्या कह रहे हैं कि इसकी गति आधी हो गई, तो ये क्या हो गया आपका, x संपीड़ित हो गया, तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर जाओ और यहाँ से k का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू क्या देगा आपको, 1/8, ये हो जाएगा mv स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, ये दे देगा आपको के एक्स स्क्वायर। तो इसको लेके चले जाओ उधर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/8 mv स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/8 m v स्क्वायर इक्वल्स टू ये देगा आपको हाफ, और साथ में क्या हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ से जरा निकाल लो k का वैल्यू, तो k का जो वैल्यू आएगा वो कितना देगा, यहाँ से ये आएगा 3mv स्क्वायर अपॉन दे देगा यहाँ पे आपको 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू, 3 टाइम्स mv स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको पहला ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। मेन की बच्चे क्या है, यहाँ पे आपको एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है बस। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक समतल EM तरंग में चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। देखो ये आपको चुंबकीय क्षेत्र का इक्वेशन दे रखा है 2 × 10⁻⁷। तो अगर आपको याद हो तो जनरल इक्वेशन जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में लिखते हैं वो कुछ ऐसा होता है, B0 और ये क्या होगा आपका साइन ओमेगा टी माइनस का क्या होगा आपका kx, या kx माइनस ओमेगा टी भी आप लिख सकते हो, जैसा कि इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि B0 का वैल्यू आपको दे रखा है जो कि कितना है आपका 2 × 10⁻⁷ ये दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। तो बच्चे एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि देखो बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात, यहाँ पे BZ दे दिया, मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको बता दी गई।
यहाँ पे देखो इक्वेशन में x लिखा हुआ है, ये x क्या दर्शाता है कि आपका जो तरंग है वो किस दिशा में क्या कर रहा है, आपका चल रहा है, वो हो गया x। तो भैया z हो गया मैग्नेटिक फील्ड, x हो गया आपका वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या जाएगा, आपका y डायरेक्शन में जाएगा। तो पहले दो ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो रहे हैं, तो इनको एलिमिनेट कर दो। अब अच्छा जनरल इक्वेशन क्या होता है, ई वाई इक्वल्स टू क्या होगा, यहां से ई नॉट और साइन, ये जो बाद का लिखा हुआ है उसको एज इट इज फॉलो कर दो, मतलब कॉपी कर दो। 5 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ माइनस क्या होगा यहाँ पे 1.5 इंटू आ जाएगा 10⁻11t। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे हमको ई नॉट का वैल्यू निकालना है, तो आप एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, आपका स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। तो ई नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ इंटू बी नॉट हमको दे रखा है कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पे जब 3 6 और 10 बच जाएगा तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ई वाई का जो वैल्यू देगा वो कितना आ जाएगा, साइन ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ माइनस 1.5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 10⁻11 और साथ में क्या देगा आपको टी देगा। इसका मतलब आपका चौथा जो आंसर है वही क्या होगा, सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्रमशः 27 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान दो अलग अलग रखे गए दो जार में हाइड्रोजन और हीलियम के अणुओं के दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात है। तो भैया यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, तो आप जानते हो कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन इसको हम लोग लिखते हैं 3m/kT, ये होता है आपका जनरल फार्मूला। क्योंकि h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, k आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और मास और टेम्परेचर अलग अलग आपको दे रखे हैं। तो अगर यहाँ पे लिख जाओ आप λ1 to λ2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा आपका m2t2 अपॉन क्या देगा आपको m1t1। अब एक बात कंसीडर कर लो कि m1 क्या है, आपका हाइड्रोजन दे रखा है, तो ये हम लोग हाइड्रोजन के लिए कंसीडर कर लेते हैं। तो m1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, हीलियम कितना होगा, ये हो जाएगा 4, और T1 दे रखा है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 मतलब कितना हो जाएगा आपका 300 केल्विन, और T2 दे रखा है आपको कितना 127, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400 केल्विन, कुछ ऐसा वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से जरा रख जाओ, तो λ1 अपॉन λ2 इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ से m2 का वैल्यू है 4, T2 का वैल्यू है कितना 400 अपॉन m1 का वैल्यू है 2, और T1 का वैल्यू कितना है आपका 300। ये आपका कट हो गया, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका √8/3 दे देगा आपको फाइनल आंसर। मतलब जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का रेशियो होगा वो कितना आएगा आपका √8/3, मतलब आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा 0.05 सेकेंड में कहाँ थे 0 से 2 एम्पियर तक परिवर्तित होती है, तो उसमें प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल कितना है, कह रहा है कि 8 वोल्ट होता है। देन कुंडली का 100 प्रेरकत्व आपसे पूछा है, तो आप जानते हो कि E इक्वल्स टू क्या होता है आपका L, ये होता है आपका d/dy/dt। तो हमसे 100 प्रेरकत्व पूछा है, मतलब L पूछा हुआ है, तो E कितना दे रखा है आपको 8 दे रखा है, dt कितना है आपका 0.05 सेकेंड, और चेंज इन करंट कितना हो जाएगा बच्चे आपका 2, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे देगा कितना देगा यहाँ पे 20, मतलब 0.2 हेनरी आ जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर, जो कि होगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। तो 12वें का बच्चे दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। त्रिज्या r के एक वृत्ताकार लूप में धारा के प्रवाह के कारण लूप के केंद्र पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण पूछा हुआ है। तो एक बात मेरी सिंपल से याद रखना, चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है I × A, ठीक है, बस IA, और चूंकि वृत्ताकार है तो एरिया क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। तो वृत्ताकार लूप पे आप जानते हो कि पहले तो चुंबकीय क्षेत्र निकालो, तो क्या होगा μ0I अपॉन क्या होगा 4πr, इसको सीधे से याद है कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फाई हो जाएगा। तो ये फाई जो एंगल है वो कितना होगा, यहाँ से B इक्वल्स टू ये आ जाएगा μ0I, चूंकि सर्कल है तो आपका सेंटर पे सब्सटेंड करेगा 2π, तो 4πr इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2π, तो पाई से पाई चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। तो जो B का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा μ0I अपॉन क्या देगा आपको 2r, ये दे देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। चुंबकीय आघूर्ण आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे जरा वैल्यू रख जाओ, तो I का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप I के लिए कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 2
बी आर अपॉन क्या देगा आपको म्यू नॉट, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि कैपिटल आर यहाँ पे लिया गया है तो आप कैपिटल आर कंसीडर करिएगा। तो बस इसी वैल्यू को आपको रख जाना है, ये हो जाएगा कैपिटल आर। तो यहाँ पे रख जाओ, आई कितना हो गया 2 आर अपॉन क्या है आपका म्यू नॉट, और साथ में क्या दे रखा है आपको ए, चूंकि एक वृत्ताकार कुंडली की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे रख जाओ जरा पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो 2b यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई, साथ में रहेगा आपका आर क्यूब अपॉन क्या देगा आपको म्यू नॉट, यही आ जाएगा आपका क्या चुंबकीय आघूर्ण। तो देख लो भाई कौन सा आंसर दे रहा है आपको, 2πb आर क्यूब अपॉन म्यू नॉट, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के तार में इलेक्ट्रॉनों का बहाव वेग तार के तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। कह रहे कि इलेक्ट्रॉनों का वेग, बहाव वेग की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो करंट क्या होता है, दैट इज नथिंग बट ये होता है आपका NEA/VD। अगर आप यहाँ से VD के लिए लिखो तो VD इक्वल टू कितना हो जाएगा I अपॉन ये क्या देगा आपको NEA, जहाँ पे ए क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चे आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब धातु में तार में इलेक्ट्रॉनों का बहाव वेग तापमान में वृद्धि के साथ इंक्रीज नहीं होगा। तो कथन पहला तो बच्चे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तापमान बढ़ाने पे धातु के तार की चालकता कम हो जाती है। तो आप बात जानते हो कि तापमान जब आप इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस, तापमान इंक्रीज करने पे क्या होता है बच्चे, आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो कथन बच्चे क्या है आपका दूसरा बिल्कुल सही है। तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो कथन सेकंड सत्य है पर कथन फर्स्ट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एसी विद्युत धारा दे रखी है, तो आपसे पूछा है कि मूल माध्य वर्ग विद्युत धारा क्या होगा। देखो यहाँ पे आपसे IRMS पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप रिवर्स से स्टार्ट किया करो कि स्क्वायर मीन रूट, ये आपको फॉलो करना होता है। अच्छा ये वैल्यू आपको दे रखा है, आई का वैल्यू क्या है आपका I1 cos ओमेगा टी प्लस क्या दे रखा है आपको I2 sin ओमेगा टी दे रखा है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको रिवर्स स्टार्ट करना है, मतलब पहले उसका वर्ग करो। तो जरा कर जाओ वर्ग, तो आई स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे I2 स्क्वायर, और साथ में क्या होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा +2 I1 I2 क्या देगा आपको कॉस ओमेगा टी इंटू क्या आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, ये कुछ आपको वैल्यूज दे देगा। अब मैंने बोला इसका क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है। तो एवरेज निकाल, स्क्वायर कर लिया, अब मीन निकाल जाओ। मीन निकालोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है बच्चे वो क्या होता है यहाँ पे, वो होता है 1 सॉरी ये होता है आपका 1 नहीं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है ये होता है आपका 1/2, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है बच्चे आपका 1/2। और अगर हम लोग एवरेज वैल्यू की बात करें कॉस ओमेगा टी, तो इसका वैल्यू बच्चे कॉस का हो या क्या हो आपका साइन का हो, इन दोनों का ही जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या देता है आपको 0 देता है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे I1 स्क्वायर ये देगा आपको 1/2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे I2 स्क्वायर ये देगा 1/2। अब चूंकि बाद में क्या लगा है रूट, तो यहाँ पे रूट लगा दो, तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा आई स्क्वायर बार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे I1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे I2 स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपको 2, यही हो जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आयनों की एक किरण ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁵ वेग से समान रूप से प्रवेश करती है। यदि आयन का विशिष्ट आवेश आपको दे रखा है ये कितना है आपका, दैट इज 5 × 10⁷ कूलम पर किलोग्राम, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी। अच्छा आप जानते हो कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बच्चे क्या होता है, दैट इज नथिंग बट m/qb। क्योंकि बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे E हो जाएगा, तो दैट इज बिकम m/e इंटू क्या देगा आपको v/b आ जाएगा। तो जरा यहाँ से सॉल्व कर जाओ, तो जो R का वैल्यू आएगा वो कितना, देखो m/e बच्चे आपको दे रखा है दैट इज स्पेसिफिक चार्ज, तो ये दे रखा है आपको E/m होता है एक्चुअली। अब ये रिवर्स लिखा है तो अपॉन में आ जाएगा,
तो ये क्या रखा है आपका 2 इंटू वेलोसिटी दे रखा है 10⁵ और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻2 और ये कितना है बच्चे आपका स्पेसिफिक आवेश 5×10⁷। अब इसको जरा सॉल्व करो तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10⁵5 बचेगा, तो ये आपका पहले से ही चला जाएगा। तो आर का जो वैल्यू आएगा वो कितना देगा, 2 बटे ये कितना हो जाएगा आपका 20। तो इसे क्या लिख सकते हो 10, तो ये आ जाएगा आपका 0.110 मीटर, यही दे देगा आपको आंसर। मतलब आपकी जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी वो 0.10 मीटर होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक क्षेत्र मुक्त में दो इलेक्ट्रॉनों को 7 मीटर पर सेकेंड से एक साथ एक दूसरे की ओर रेखा में जाने के लिए छोड़ा जाता है। तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब ये इधर आ रहा है और ये क्या आ रहा है आपका इधर आ रहा है। दो इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होंगे, दोनों रिपेल करेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का हम लोग फिनोमिना यूज करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, इनके निकटतम दृष्टिकोण की जो दूरी होगी वो क्या होगी। तो देखो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv² और इसका भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चे, हाफ mv²। और आपसे पूछा है कि निकटतम दृष्टिकोण की दूरी आपसे पूछ रहा है, तो यहां से जब निकटतम दृष्टिकोण निकालोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा बच्चे आपका कितना, दैट इज 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे हाफ mv²। और ये इक्वल होगा बच्चे आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, दैट इज ke² का होगा अपॉन क्या होगा यहाँ पे r। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करो। आज को आई थिंक वेलोसिटी आपको दे रखा है, आर पूछा हुआ है, तो ये 2 से 2 तो चला जाएगा। तो आर के लिए जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ke² अपॉन क्या देगा आपको mv²। अब चूंकि बात हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, तो सारे वैल्यूज यहाँ पे रख जाओ। के का वैल्यू 9×10⁹ e² मतलब कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ का होल स्क्वायर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और v² आपको दे रखा है 10⁻, मतलब 10⁻ कितना हो जाएगा 14। इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो तो 9 से 9 तो चला गया। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे r का वैल्यू तो 10�9 और क्या बचेगा यहाँ पे 16 लिखा हुआ है ये, मतलब 1.6, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2.56 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻38 अपॉन क्या देगा, ये है 14, ये है क्या आपका, तो ये कितना देगा आपको, ये 17 आ जाएगा आपका 10⁻⁻17। इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस का कितना आएगा आपका 29। तो r का जो वैल्यू है 2.56 इंटू 10⁻, ये देगा आपको माइनस का 29 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 17। तो 2.56 इंटू क्या होगा 10⁻, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये दे देगा आपको माइनस का 12, 2.56 × 10⁻⁻12 मीटर। ये आ जाएगी बच्चे आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो होगा बच्चे आपका तीसरा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव दे रखा है कि एक कमरे में हवा एक खिड़की के शीशे के किनारे पर कितना बल लगाती है, जिसका आकार आपको दे रखा है 50 गुणा कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप जानते हो बच्चे प्रेशर क्या होता है आपका, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो यही हमसे पूछा है कि कितना बल न्यूटन में है, तो हमको F निकालना है, वो कितना हो जाएगा बच्चे आपका P इंटू ए हो जाएगा। प्रेशर हमको दे रखा है 1.01 × 10⁵, एरिया दे ही रखा है आपको 50 इंटू क्या है 100। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, मतलब 10⁻ क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। अब जरा इन पावर्स को सॉल्व कर जाओ तो 3 तो आपको यही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5.05 गुणे 10⁵5 इंटू क्या होगा आपका 10⁵3 गुणे आएगा 10⁻⁻4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 - 4 क्या देगा आपको 4, तो 5.05 गुणे 10⁻4 यही आ जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर न्यूटन में। मतलब अगर आप देखोगे तो तीसरा ऑप्शन आपको देगा सही आंसर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड मॉडल में अल्फा कण नाभिक से बिखरते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 4 पथों में से कौन सा पथ संभव नहीं है। देखिए यहाँ पे जो रदरफोर्ड ने बच्चे अपना मॉडल एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली, तो उसमें क्या बोला था कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराए जाते हैं, तो कुछ पार्टिकल क्या होते हैं इस मिडिल पोर्शन से टकरा के वापस आ जाते हैं, कुछ क्या होते हैं सर्टेन एंगल से डेविएट हो जाते हैं, कुछ ऐसे। तो देखिए ये भी आपका डेविएशन शो कर रहा है और ये टकरा के वापस आ रहे हैं,
ये भी आपका डेविएशन शो कर रहा है, लेकिन डेविएट होके बच्चे ये ऐसे नहीं जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। डेविएट होके ये ऑलवेज ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए था। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा यहाँ पे तीसरा पॉसिबल नहीं है। जो आपको दे रखा है नंबरिंग में 1 2 3, मतलब तीसरी की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पद संभव नहीं पूछा है, तो इसका मतलब तीसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल 5 ओम के लोड से जुड़ा हुआ है और 2 एम्पियर धारा प्रदान करता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। अच्छा, आंतरिक प्रतिरोध पूछा हुआ है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अच्छा, आपको धारा दे रखी है 2 एम्पियर, ई कितना है आपका 12 वोल्ट, आर दे रखा है 5 ओम, ये आर पूछा हुआ है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर जाओ। 10 प्लस 2 आर इक्वल्स टू क्या देगा आपको 12। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो 2 आर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका कितना 2। तो आर इक्वल्स टू क्या देगा आपको 1 ओम दे देगा, जो कि हो जाएगा आपका फाइनल उत्तर। मतलब चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आयामी रूप से गलत समीकरण गलत होना चाहिए। हाँ, अगर आयामी रूप से वो गलत है तो गलत ही होगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई भी अगर इक्वेशन आपने लिखा हुआ है, जनरल इक्वेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल एफ इक्वल्स टू एम ए, और अगर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम लोग उसको कर रहे हैं, एफ इक्वल्स टू हमें कुछ ऐसा मिल जाए एम स्क्वायर ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपका आयामी रूप से भी सही नहीं है और आपका एक्चुअल में भी क्या है आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कथन 1 बिल्कुल सही है। आयामी रूप से सही समीकरण सही हो भी सकता है और नहीं भी। अगर आयामी रूप से सही है तो वो सही हो भी सकता है और क्या है नहीं भी हो सकता, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि आपके यही फ्लॉज होते हैं। अगर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें तो कथन सेकंड भी बच्चे आपका सही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही बच्चे क्या हैं आपके सही हैं। तो पहला ही ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चे आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कि ओम के नियम के प्रयोग में 10 सेंटीमीटर लंबाई और 5 मिलीमीटर व्यास वाले एक चालक के सिरे पर 5 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। चालक में मापी गई धारा आपको दे रखा है कितना है, ये है 2 एम्पियर। चालक की प्रतिरोधकता में अधिकतम स्वीकार्य प्रतिशत त्रुटि होगी। आपसे प्रतिशत त्रुटि यहाँ पे पूछा हुआ है। तो देखो भाई, पहले तो रेजिस्टेंस आप जानते हो होता क्या है, दैट इज नथिंग बट रो, ये होता है आपका एल अपॉन ए। तो यहां से जरा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के लिए सॉल्व करो तो क्या देगा आपको, रेजिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा आर, ए अपॉन क्या देगा आपको एल दे देगा। ठीक है, तो यहां से जरा देखो, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि की बात हो रही है तो यहाँ पे एरिया, हाँ क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चे पाई आर स्क्वायर होगा। चूंकि आपको डायामीटर दे रखा है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, रो इक्वल्स टू हो जाएगा आर इंटू यहाँ पे हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपको 4 एल, कुछ ऐसा दे देगा। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा रो बाई रो इक्वल्स टू क्या देगा आपको, ये डेल्टा आर बाई आर। एक काम करो यहाँ से कि इस आर को भी थोड़ा सा ब्रेक कर लो, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, पोटेंशियल दिया है, करंट दिया हुआ है, तो आर वी इक्वल्स टू क्या होता है आपका आई आर। तो आर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वी बाई आई, तो इसको भी क्या करो आप सब्स्टिट्यूट कर लो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ डेल्टा वी बाई वी प्लस क्या होगा यहाँ पे डेल्टा आई अपॉन आई, प्लस यहाँ पे आपको जब पता है कि ये कांस्टेंट रिमूव हो जाता है जब हम लोग यूज करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी प्लस क्या होगा यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा है कि अधिकतम स्वीकार त्रुटि, तो देखो जरा पोटेंशियल को मेजर करने में आपकी कितनी त्रुटि आएगी, ये दे रखा है 5 वोल्ट, तो यहाँ पे जो आपकी त्रुटि हो जाएगी वो कितनी होगी 0.1 अपॉन क्या होगा 5। अब जरा देखो करंट में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.01 अपॉन कितना होगा 2 प्लस 2 इंटू यहाँ पे दे रखा है डेल डी। तो देखो भाई डेल्टा डी के दे रखा है आपको 5 मिलीमीटर व्यास है, तो यहाँ पे जो मिनिमम त्रुटि हो जाएगी कितना देगा 0.01 अपॉन कितना होगा आपका 5। और डेल्टा एल यहाँ पे देखो जरा आपको लेंथ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे जो मिनिमम आपकी त्रुटि होगी वो कितनी होगी 0.1 इंटू क्या आएगा आपका 10। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ, तो जब इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो देखो भाई क्या हो जाएगा यहाँ से, इंटू क्या होगा यहाँ पे, जो कि परसेंटेज पूछा है, तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको 100 दे देगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ओवरऑल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट और ये दे देगा आपको 0.2 प्लस यहाँ पे आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.0
और ये क्या हो जाएगा आपका 0 और साथ में क्या दे देगा आपको 5, ये आ जाएगा। और प्लस इसको जब सॉल्व करोगे 2 को, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा 0.002 इंटू हम लोग उससे ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 0.00, ये क्या दे देगा आपको 2 दे देगा। और प्लस जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 0.01 दे देगा। ठीक है, बस इसको ओवरऑल सॉल्व कर जाना है आपको। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, इंटू 100 आपका चल ही रहा है साथ में, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे ओवरऑल तो क्या देगा 0.02, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, जब इसको 2 को सॉल्व करेंगे तो 0.0 ये देगा आपको 25, कुछ ऐसा आ जाएगा। प्लस इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे 4 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.014 दे देगा, और इंटू क्या रहेगा आपका 100। तो भैया यहाँ पे जरा सॉल्व कर जाओ ओवरऑल, तो 0.0 ये कितना हो जाएगा 54939 ये दे देगा, और इंटू क्या होगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब फाइनली इसको सॉल्व कर लो, तो जब फाइनली सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 100 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 3.9 देगा। तो जो आपकी मैक्सिमम क्या होगी, आपकी प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितनी आ जाएगी 3.9, जो कि है बच्चे आपके पहले ऑप्शन में। देखो कह रहे हैं कि भुजा एल वाला एक घन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, घन से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूछा है आपसे कि आपका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो पहले तो बच्चे यहाँ पे एक क्यूब बना लो, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्यूब के थ्रू। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है आपका आई के अलॉन्ग, मतलब एक्स एक्सिस में दे रखा है। तो ये हो गया बच्चे आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये क्या होगा आपका जेड एक्सिस। अब आप जानते हो कि जो एरिया वेक्टर होता है वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे रखा है E इक्वल्स टू ई आई कैप। आप जरा ध्यान से देखना कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर देखो सारे सरफेसेस के लिए देखो तो इस वाले सरफेस के लिए ये क्या होगा आपका ऊपर की ओर होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर मतलब आप जानते हो कि फ्लक्स होता क्या है, दैट इज नथिंग बट ये होता है E डॉट ए, मतलब ई ए कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, अगर थीटा 90 हो गया तो फाई क्या दे देगा आपको 0 दे देगा। तो भैया इसके लिए भी आपका ये 0, इसके लिए भी क्या होगा 0, ठीक है, इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी क्या होगा 0। सिर्फ यहाँ पे 2 सरफेस के लिए आपको देगा क्या, देखो इस सरफेस के लिए जरा सोचना, इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए देगा आपको क्या नेट। अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो होगा उसका जो डायरेक्शन ये आएगा, और इसका डायरेक्शन बच्चे क्या जाएगा जस्ट रिवर्स जाएगा। तो अगर हम लोग इस फेस के लिए निकालें तो मान लेते हैं ये क्या है φ1 इक्वल टू क्या देगा आपको E डॉट ए, तो यहाँ पे cos 0 कितना हो जाएगा आपका 0, मतलब 1 देगा तो ई ए आ जाएगा। जब आप इस वाले फेस के लिए निकालोगे φ2 तो ये कितना देगा आपको माइनस का E डॉट ए दे देगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल 180 हो जाएगा। तो जब नेट निकालोगे फ्लक्स तो क्या आ जाएगा ई ए माइनस का दे देगा आपको ई ए, ओवरऑल जो नेट फ्लक्स आएगा वो कितना देगा आपको 0 देगा। इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वो क्या आएगा 0। तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था बच्चे पहले 23 क्वेश्चन का डिस्कशन, और इसके बाद आपको नैना मैम कराएंगी। सो थैंक यू सो मच बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 23 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करने से पहले हमारे सर का सपना कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, इस सपने को लेते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी निश्चित परमाणु के ऊर्जा स्तर ए, बी और सी ऊर्जा के बढ़ते मूल्यों के अनुरूप है, अर्थात E छोटा है AB से और छोटा है EC से, यदि λ1, λ2 और λ3 दिखाए गए संक्रमणों के अनुरूप फोटोन की तरंग दैर्ध्य है। तो बेटा यहाँ पे हमें फिगर दिया है, उसमें हमें ऊर्जा स्तर दिए हुए हैं। तो हमारा ये ऊर्जा स्तर C है, B है और A है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा जब हमारा C से A के बीच में जब ट्रांजिशन होता है तो हमारी जो तरंग दैर्ध्य है वो λ3 है, और जब C से B हो रहा है तो λ1 है, और जब B से A हो रहा है तो λ2 है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, जब हमारा जो ऊर्जा स्तर C से ऊर्जा स्तर A के बीच में जब हमारा ट्रांजिशन हो रहा है तो हम लिख सकते हैं उसको EC माइनस EA इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या होगा EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA। ठीक है, आपका EC माइनस A
EA, फिर आपका क्या होगा EC माइनस EB, फिर आपका क्या है EB माइनस EA, तो EB माइनस EA। तो बेटा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं HC अपॉन AC और AB के बीच में जो हमारी C और A के बीच में तरंग दैर्ध्य है वो λ3 है। EC माइनस EB की हमारी जो तरंग दैर्ध्य है वो हमारी λ1 है, और AB और EC के बीच में हमारी जो तरंग दैर्ध्य है वो हमारी λ2 है। तो SC 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 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा λ3 इज इक्वल टू λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आया है λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन, यदि दिए गए परिपथ आरेख में वोल्टमीटर V1 और V2 के पाठ्यांक 300 वोल्ट हैं तो वोल्टमीटर V3 और अमीटर A के पाठ्यांक क्रमशः है। बेटा यहाँ पर हमें जो फिगर दिया है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है। उसके पैरेलल में हमें वोल्टेज दिया है V1 V2 और V3, तो वो बोल रहा है कि V3 निकालो और वो बोल रहा है हमें निकालनी है करंट या अमीटर का पाठ्यांक या IRMS। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो कंडीशन देखते हैं। V1 और V2 वो बोल रहा है पाठ्यांक क्या है 300 वोल्ट है, तो अगर ये 300 वोल्ट है तो ये भी बेटा हमें क्या दिया हुआ है, ये भी हमें 300 वोल्ट दिया गया है, तो दोनों ही हमारे पाठ्यांक 300 वोल्ट है। अब हम वैल्यू लिखते हैं, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VL इज इक्वल टू 300 वोल्ट दिया है। दूसरा हमें क्या दिया है V2 दिया है, वो किसके इक्वल VC के इक्वल, ये भी हमें दिया है 300 वोल्ट। और हमें क्या दिया है VRMS हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, और हमें R की वैल्यू दी है 100 ओम। ठीक है, हमें निकालना है V3 निकालना है बेटा, और हमें IRMS या अमीटर का पाठ्यांक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो VRMS इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या होता है अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। तो VL माइनस VC, VL भी 300 है और VC भी हमारा क्या है 300 है, तो ये हमारा पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बाहर केवल आएगा हमारे पास VR, और VRMS की वैल्यू बेटा हमें दी है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट इज इक्वल टू आया आपका VR। ठीक है, या VR को हम लोग V3 भी बोल रहे हैं, तो V3 बेटा हमारे पास आया 220 वोल्ट, तो एक वैल्यू तो हमारी आ गई। अब दोबारा हमसे पूछ रहा है कि अमीटर A का पाठ्यांक बताइए, IRMS बताइए, तो IRMS बेटा हमारा यहाँ पे क्या आएगा VR अपॉन R, तो VR की वैल्यू बेटा हमने निकाल ली है, क्या है 220 वोल्ट, और R की वैल्यू बेटा उसने हमें दी है 100, तो हमारा ये कैंसिल हुआ, आया हमारा 2.2 एम्पियर। तो IRMS की जो बेटा वैल्यू आई वो हमारे पास आई 2.2 एम्पियर। तो दोनों वैल्यूज जो हमसे पूछी गई थी वो आ गई हैं, V3 आई हमारी 220 वोल्ट और हमारी IRMS आई 2.2 एम्पियर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है बेटा, यहाँ पे 220 वोल्ट कॉमा 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 26, एक गोले का आयतन मापांक B है, इसे दबाव कक्ष के अंदर रखा जाता है, यदि कक्ष के अंदर एक स्थिर दबाव P बनाए रखा जाता है तो व्यास में आंशिक कमी। तो बेटा आपसे व्यास में आंशिक कमी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, हमें यहाँ पर दिया है आयतन मापांक यानी कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक B, तो B इज इक्वल टू बेटा क्या होता है हमारा, B इज इक्वल टू होता है P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। तो डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू अगर निकाले तो हमारे पास क्या आया P अपॉन V। और बेटा हमें यहाँ पर दिया है गोले का आयतन, तो गोले के लिए बेटा हमारा जो V होता है वो हमारा होता है 4/3 पाई R क्यूब। अगर हम लोग इसे प्रतिशत त्रुटि में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो डेल्टा V अपॉन V क्या हो जाएगा बेटा 3 डेल्टा R अपॉन R, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 डेल्टा D अपॉन D लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे डेल्टा V अपॉन V, अगर उसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, डेल्टा V अपॉन V की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर आया 3 डेल्टा D अपॉन D इज इक्वल टू P अपॉन B। तो बेटा हमारी डेल्टा D अपॉन D की वैल्यू आई यहाँ पे P अपॉन 3B, डेल्टा D अपॉन D की वैल्यू आई
P/3B। तो हमारा बेटा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, P/3B। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट Y है। तो बेटा यहाँ पे लॉजिक सर्किट का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे और गेट दो दिए हैं, एक एंड गेट दिया हुआ है। तो ये और गेट है, हमारा इनपुट जो है AB है, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट? A+B। यहाँ पे AC है तो रिजल्ट आया हमारा A+C। यहाँ पे हमारा और जो है एंड गेट लगा है, तो जब हमारे ये इनपुट A+B और A+C मिलेंगे तो हो जाएगा A+B डॉट A+C। तो बेटा हमारे यहाँ पे आया A+B y इज इक्वल टू A+B डॉट A+C। तो A डॉट A प्लस B A प्लस AC प्लस BC। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? जहाँ भी हमारे A है, हमारा आउटपुट क्या हुआ वहां पे A प्लस BC। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है बेटा हमारा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है A+BC। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। समतल उत्तल लेंस का समतल सतह सिल्वर रंग की है। यदि म्यू अपवर्तनांक हो और आर वक्र सतह की वक्रता त्रिज्या हो तो सिस्टम वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। तो बेटा वो बोल रहा है कि जो सिस्टम है वो वक्रता त्रिज्या वाले, कितनी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। तो बेटा हमसे ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हमारा क्या है यहाँ पे समतल उत्तल लेंस है, कुछ इस तरह का समतल उत्तल लेंस है। पीछे की जो सतह है वो हमारी क्या है? पॉलिश्ड है, सिल्वर कलर से उसको क्या कर दिया है हमने? पॉलिश कर दिया है। और जो हमारा लेंस है उसका अपवर्तनांक बेटा हमें क्या दिया है? म्यू दिया हुआ है। और वक्र सतह की जो वक्रता त्रिज्या है वो उसने हमें आर दी हुई है। तो सबसे पहले बेटा क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे लेंस के सामने रखा जाता है तो रे सबसे पहले कॉन्वेक्स सरफेस से अपवर्तित होती है, फिर किससे अपवर्तित होगी? पॉलिश की गई समतल सतह से अपवर्तित होगी। और जब उससे अपवर्तित होने का वापस आएगी तो फिर से वो कॉन्वेक्स सतह से अपवर्तित होगी। यदि F1 और F2 F1 और FM, बेटा F1 हम मानेंगे किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की जो हमारी फोकल लेंथ, और जो FM मान रहे हैं वो हम मान रहे हैं जो हमारे मिरर की फोकल लेंथ है। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी बेटा उसकी? तो अगर हमारी इस तरह से रे जा रही है, यहाँ पे हमारी F1 है, इससे टकरा रही है, तो हमारी यहाँ पे फोकल दूरी हम मानेंगे FM है। और फिर से वापस कॉन्वेक्स सतह से टकरा रही है तो फिर भी हमारी यहाँ पे फोकल दूरी क्या है? F1 है। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ हम निकाले, अगर इफेक्टिव फोकल लेंथ हम निकालें तो बेटा इफेक्टिव फोकल लेंथ हमारी हो जाएगी 1/F1 प्लस 1/FM प्लस 1/F1। तो बेटा हमारे यहाँ पे क्या है? मिरर है, यानी कि FM इज इक्वल टू R/2 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो ये टर्म तो हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 1/F इज इक्वल टू 2/F1। तो 1/F इज इक्वल टू आया बेटा हमारे पास 2/F1। अब क्या है, हमें निकालना है कि हमारे जो सिस्टम की वक्रता त्रिज्या, कितना सिस्टम की वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? 1/F1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R। ठीक है, अब F1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? F1 की वैल्यू आएगी हमारी 2F। तो 1/2F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R। तो बेटा 2F इज इक्वल टू क्या आया? 2F इज इक्वल टू आया बेटा हमारे पास यहाँ पे R/म्यू माइनस 1। तो वही ये पूछ रहा है कि सिस्टम की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। तो सिस्टम की वक्रता त्रिज्या हमारी क्या है? 2F इज इक्वल टू R/म्यू माइनस 1। तो हमारा जो है आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, R/म्यू माइनस 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा अभिकथन दिया है YDSC में, जो हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है में, यदि I1 इज इक्वल टू 9I0 और I2 इज इक्वल टू 4I0 तब I मैक्स अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू 25। वो और दूसरा में कारण दे रहा है कि YDSC में I मैक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम क्या होता है? 1/2
√I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो बेटा हमें अभिकथन और कारण दे रहा है, तो सबसे पहले हम अभिकथन की ओर चलते हैं कि IDSC में ऐसा है, ठीक है। वो बोल रहा है IDSC में जब हमारे पास इंटेंसिटी जो है ये दी गई है, I1 I2 दिया गया है, तो I मैक्स और I मिनिमम का जो रेशियो होना चाहिए वो 25 होना चाहिए। तो बेटा I मैक्स क्या होता है हमारा √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। तो √ बेटा I1 हमारा यहाँ पे क्या है 9I0 √ प्लस I2 है हमारे पास 4I0, ठीक है, स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर हमारा इससे √ से 9 बाहर आया, 3 √I0 प्लस यहाँ पे हमारा 4 से बाहर 4 हमारा √ से बाहर आया, 2 √I0। बेटा √I0 दोनों में ही क्या है कॉमन है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हो गया 5 √I0 का स्क्वायर, यहाँ पे आया हमारे पास 25I0। तो हमारे पास I मैक्स आ गया। I मिनिमम निकालते हैं बेटा, I मिनिमम इसी तरीके से निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा बेटा ओनली I0। तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या आया I0 25I0 अपॉन I0। तो I0 से I0 कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पर रेशियो आया I मैक्स अपॉन I मिनिमम 25। तो हमारा जो अभिकथन दे रहा है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि I मैक्स अपॉन I मिनिमम की जो वैल्यू आ रही है, जो उनका रेशियो आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है। तो अभिकथन तो हमारा करेक्ट है। कारण बेटा यहाँ पे दिया है IDSC में I मैक्स इज इक्वल टू हाफ √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर हाफ टर्म हमारे पास नहीं होता है, हमारा फॉर्मूला ये होता है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर क्या दी है, I मैक्स और I मिनिमम गड़बड़ दिया है, तो कारण हमारा क्या है गलत है। तो हमारा यहाँ पे इस हिसाब से कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 30। एक ट्रांसफार्मर का उपयोग 220 वोल्ट मेन से 100 वाट और 110 वोल्ट लैंप को जलाने के लिए किया जाता है। यदि मुख्य धारा 0.5 एम्पियर है तो ट्रांसफर की दक्षता लगभग है। तो बेटा हमसे ट्रांसफर की जो है ट्रांसफार्मर की दक्षता पूछ रहा है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे निकालेंगे बेटा, हमारे पास अगर हमें एफिशिएंसी या दक्षता निकालनी है तो P आउटपुट अपॉन P इनपुट इंटू 100 हमारा फॉर्मूला है। P आउटपुट बेटा उसने हमें दे रखा है, P आउटपुट उसने हमें दे रखा है 100 वॉट, लेकिन हमारे पास P इनपुट नहीं है। तो P इनपुट किस तरह से निकालेंगे, P इनपुट इज इक्वल टू VP इंटू IP, ठीक है। तो VP हमें जो V दिया है वो हमें यहाँ पर क्या दिया है 220, और IP हमें क्या दिया है, करंट क्या दिया है हमें यहाँ पर 0.5। तो बेटा इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 110। तो P इनपुट आया हमारे पास 110, तो P आउटपुट है हमारे पास 100 अपॉन 110 इंटू 100। तो हमारे पास यहाँ पे आया 1000 अपॉन 100, यानी कि आएगा हमारे पास 90.9% समथिंग आएगा। तो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे 90%। तो हमारा जो इफिशियंसी आई, दक्षता आई, वो हमारी क्या है 90%। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है 90%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। परिपथ में डायोड के लिए अग्र अभिनत विभव पतन 0.5 वोल्ट है, धारा होगी। तो बेटा यहाँ पर विभव पतन की बात कर रहा है, विभव पतन हमें दे रहा है 0.5 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा विभव पतन होगा, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो हमारा क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 8 वोल्ट माइनस 0.5 वोल्ट, यानी कि होना चाहिए हमारा 7.5 वोल्ट। अब वो बोल रहा है धारा होगी, तो I इज इक्वल टू बेटा हमारा होगा V/R। तो V हमने निकाल लिया है 7.5, और R की वैल्यू बेटा हमें दी है 2.2 किलो ओम में। तो 10⁻³ का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3.4 मिली
एम्पियर। तो हमारा आंसर आ रहा है 3.4 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 3.4 मिली एम्पियर। बेटा क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर, एक्स दिशा में 2v चाल से चलते हुए m द्रव्यमान के एक कण से y दिशा में v वेग से चलता हुआ 2m द्रव्यमान का एक कण टकराता है। यदि यह संघट्ट पूर्णतः अप्रत्यास्थ है तो टक्कर के दौरान ऊर्जा का क्षय होगा। तो बेटा यहाँ पर m द्रव्यमान का एक कण 2v वेग से x डायरेक्शन में जा रहा है और 2m द्रव्यमान का एक कण v वेग से y डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों कणों की जो प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा होगी, उनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या होगी, k1 इज इक्वल टू हाफ m। बेटा है हमारे पास m की वैल्यू, द्रव्यमान की वैल्यू m है और वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 2v स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2mv स्क्वायर। और जब हम लोग दूसरे y डायरेक्शन के लिए लेंगे तब हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ m, हमारे पास यहाँ पे 2m है और वेलोसिटी हमारे पास v है, तो v स्क्वायर, यानी कि हमारे पास यहाँ हमें मिला mv स्क्वायर। अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें इनिशियली, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिली, टोटल काइनेटिक हमें इनिशियली बेटा मिली यहाँ पर 3mv स्क्वायर, 2mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर 3mv स्क्वायर। ठीक है। तो बेटा जब संघट्ट अप्रत्यास्थ होता है तो दो कण एक साथ चिपक जाते हैं और इस तरह के और एक ही वेग से चलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम हम निकालते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम, तो p इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मोमेंटम इज इक्वल टू mv, तो m इंटू 2v। और y डायरेक्शन में हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाले, लीनियर मोमेंटम निकाले, तो हो जाएगा हमारा 2mv। तो हमारे पास आया m इंटू 2v और 2mv x डायरेक्शन में है, तो हमारी जो दिशा होगी, यूनिट वेक्टर होगा i होगा, और y डायरेक्शन में जा रहा है तो यूनिट वेक्टर j। अगर हम लोग इसको p इनिशियल अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर p इनिशियल हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2mv i प्लस 2mv j। तो हमारा पास वेक्टर फॉर्म में जो हमारा लीनियर मोमेंटम आया वो 2mv i प्लस 2mv j। तो टोटल मास आफ्टर कोलिजन, जब हम लोग टोटल मास देखें तो पहले हमारा मास था m, दोबारा में हमारा मास था 2m। तो जब वो आपस में चिपक जाते हैं और प्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो हमारा टोटल मास क्या हो जाएगा बेटा, हमारा टोटल मास होगा 3m। तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल से हम लोग निकालेंगे। तो p इनिशियल हमारा है यहाँ पर 2m vi प्लस 2mv j, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। तो p फाइनल में हमारा यहाँ पर जो मास आएगा वो दोनों जुड़ के यानी कि 3mv, तो 3m इंटू v फाइनल। मास जो है हमारा है 3m और जो वेलोसिटी हम लोग v फाइनल निकाल लेंगे। जब v फाइनल हमें मिल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल वाली हमें आसानी से मिल जाएगी। तो v फाइनल इज इक्वल टू बेटा हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, v फाइनल इज इक्वल टू हमारे पास 2m अपॉन 2mv अपॉन 3mi प्लस 2mv अपॉन 3mj। तो बेटा m से m हमारा कैंसिल हो गया, तो ये आया हमारा 2v अपॉन 3 प्लस i प्लस 2v अपॉन 3j। तो हमारे पास यहाँ पर v फाइनल की जो वैल्यू आई है बेटा वो आई है 2v अपॉन 3i प्लस 2v अपॉन 3j। तो अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो v फाइनल हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, v फाइनल हमारा अंडर रूट 2v अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2v अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 का, ठीक है, इंटू v। तो हमारा आया 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 इंटू v। vf की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास v फाइनल है तो हम लोग आसानी से बेटा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हाफ m बेटा हमारे पास यहाँ पर हमें मिला है 3m और v फाइनल हमारे पास यहाँ पे आया है
2√2/3v, यानी कि इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे यहाँ पे जब कैलकुलेशन करने पे हमारा जो v मिलेगा वो हमें मिलेगा बेटा यहाँ पे 4mv²/3, 4mv²/3 फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई है। अब हम जो है ऊर्जा का क्षय निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा परसेंटेज जो लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा के अपॉन के इनिशियल। तो डेल्टा के यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ पे जो लॉस आएगा, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4/3mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी -3mv² अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 3mv² इंटू 100। तो बेटा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आने वाला है, हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, -5/3 इंटू 100। तो -5/3 इंटू 100, तो यानी कि बेटा अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आएगा यहाँ पे आंसर 56%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बेटा यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 56%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बेटा 33 है। यदि किसी पीएन संधि डायोड के पी तथा एन दोनों सिरे एक तार से जोड़ दिए जाएं तो परिपथ में जो स्थायी धारा नहीं होगी। दूसरा है हमारा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर स्थायी धारा बहेगी। तीसरा है हमारा पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर स्थायी धारा बहेगी। और फोर्थ है हमारा संयोजी तार के प्रतिरोध पर निर्भर रहने वाली कोई धारा नहीं बहेगी। तो बेटा हमारा पीएन जंक्शन में हमारे पास यहाँ पे कोई पीएन जंक्शन है और हमने यहाँ पर इसको एक तार से जोड़ दिया, तो यहाँ पे जो पी एन से पी की ओर जो धारा बहेगी वो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के कारण बहेगी, और जो पी से एन की तरफ बहेगी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण बहेगी। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण बहेगी तो वो हमारी क्या होगी, ड्रिफ्ट करंट होगी। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा जो बहेगी वो हमारे पास डिफ्यूजन करंट होगी। लेकिन क्या होगा, दोनों ही करंट एक दूसरे को करंट्स जो है कैंसिल कर देती हैं। तो जब दोनों ही करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं यानी कि कोई भी धारा नहीं बहेगी, कोई भी करंट नहीं बहेगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि परिपथ में स्थायी धारा नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक समकोणीय समद्विबाहु प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का न्यूनतम मान होना चाहिए। तो बेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी सतह है AC और CB दोनों में हमारा क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, दोनों ही सतहों पे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि एंगल 45 डिग्री बड़ा है हमारा C से क्रिटिकल एंगल से, यानी कि साइन 45 डिग्री बड़ा है साइन C से। तो साइन 45 डिग्री यानी कि 1/√2 बड़ा है 1/μ से। तो म्यू इज इक्वल टू, मतलब म्यू आपका ग्रेटर देन है √2 से। तो एटलीस्ट हमारे पास जो अपवर्तनांक होना चाहिए, उसका न्यूनतम मान होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, √2। तो हमारे पास यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर 1 जो मिल रहा है हमारा करेक्ट ऑप्शन है √2। हाँ तो बेटा हमारा आगे का क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि माना पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा मंगल ग्रह पर इसका मान 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 60 किग्रा का एक यात्री एक नियत वेग से गतिशील अंतरिक्ष यान में पृथ्वी से मंगल ग्रह की ओर जाता है। आकाश के अन्य पिंडों के प्रभाव को नगण्य मानने पर चित्र में प्रदर्शित कौन सा ग्राफ समय t के साथ यात्री के भार कुल गुरुत्वाकर्षण बल को सही ढंग से निरूपित करता है। तो बेटा यहाँ पर जो यात्री है वो पृथ्वी से मंगल ग्रह की ओर जा रहा है, जिसमें पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण दे रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जो मंगल ग्रह पे त्वरण है वो हमारा क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो क्या होता है बेटा, जैसे जैसे यात्री पृथ्वी से दूर जाता है, पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, उसका शून्य हो जाता है। फिर जैसे जैसे यात्री मंगल की ओर बढ़ता है, मंगल द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण, जो हमें गुरुत्वाकर्षण दिया है, क्या दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कारण यह बढ़ना शुरू हो जाएगा।
तो गुरुत्वाकर्षण जो है नकारात्मक तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इस प्रकार हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं ए बी सी डी जो ग्राफ दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी से दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्च ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था को निर्धारित नहीं करता है? पहला है बेटा हमारा दाब एवं आयतन, दूसरा है आयतन एवं ताप, तीसरा है हमारा ताप एवं दाब, और चौथा है हमारा कोई भी एक दाब, ताप या आयतन। तो बेटा जो हमारा इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा कि कोई भी हो सकता है, या तो दाब, आयतन या ताप। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, दो भिन्न भिन्न ताप पर PV/NT व P के मध्य ऑक्सीजन गैस के वक्र दर्शाए गए हैं। उपरोक्त वक्र से संबंधित निम्न कथन पढ़िए। तो बेटा हमें कथन यहाँ पर 3 गए हैं और 3 दिए गए हैं, और हमसे पूछा गया निम्न कथनों में सत्य कथन है। तो बेटा पहला कथन है हमारे पास, बिंदुवत रेखा आदर्श गैस के गुण को प्रदर्शित करती है। दूसरा है T1 जो है बड़ा है T2 से। थर्ड है उस बिंदु पर PV/NT का मान जहाँ वक्र y अक्ष पर मिलता है सभी गैसों के लिए समान होगा। तो बेटा हमें यहाँ पर PV/NT और P के बीच में ग्राफ दिया गया है। हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 2 ग्राफ है, एक हमारा यहाँ पे T1 T2 है, और इस पॉइंट पर दोनों ही क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक डॉटेड लाइन हमें दी गई है, और पहला जो हमसे स्टेटमेंट दी गई है वो है कि बिंदुवत रेखा आदर्श गैस के गुण को प्रदर्शित करती है। जो डॉटेड लाइन है वो क्या आदर्श गैस के गुणों को प्रदर्शित करती है, ये पूछा गया है। तो बेटा देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि इसके मान में कोई भी डेविएशन नहीं है। अगर डेविएशन होता तो मतलब ये आदर्श गैस को प्रदर्शित ना करती। PV/NT अलग अलग टेम्परेचर के लिए और T1 T2 बढ़ते हुए प्रेशर के लिए है। यह इसलिए ये गैस जो होगी वो क्या होगी, आइडियली जो है बिहेव करेगी। दूसरा है हमारे पास T1 जो है बड़ा है T2 से। तो बेटा उच्च ताप पर गैस का जो डेविएशन होता है वो कम होता है, और निम्न ताप पर गैस का जो डेविएशन होता है वो अधिक होता है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, T1 बड़ा होगा T2 से। तो हमारा ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है। थर्ड है हमारा, उस बिंदु पर PV/NT का मान जहां वक्र y अक्ष पर मिलता है सभी गैसों के लिए समान होगा, निम्न कथनों में सत्य है। तो बेटा हमारा जो 3rd नंबर स्टेटमेंट है वो है, चूंकि दोनों ग्राफ डॉटेड लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों ही ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डॉटेड लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर इसलिए PV/NT का मान y अक्ष पर तथा उस पॉइंट पर सभी गैसों के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होगा। तो बेटा हमारा यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए कि सभी सही है। बेटा नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, 50 kg का एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 kg के भार के प्रत्येक 0.25 मीटर ऊंचाई की 20 सीढ़ियां चढ़ता है। चढ़ने में किया गया कार्य। तो बेटा चढ़ने में किया गया कार्य आपसे पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पे हमें दिया है m दिया है। m जो है एक व्यक्ति अपने सर पर जितना भी बोझ रखे हुए, भार रखे हुए 20 kg है। तो टोटल हमारे पास द्रव्यमान होगा वो होगा 50 + 20 यानी कि 70 kg। ठीक है, और वो बोल रहा है कि 0.25 मीटर ऊंचाई की 20 सीढ़ियां चढ़ता है। तो टोटल ऊंचाई उसकी कितनी है, h = हो जाएगा 0.25 × 20 यानी कि आया हमारे पास 5 मीटर। और पूछ रहा है किया गया कार्य होगा, तो W = बेटा mgh यानी कि m है हमारा यहाँ पे 70, g है हमारे यहाँ पर 9.8 और बेटा हमें h दिया है 5। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3430 जूल। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आए, सरित्रों A और B की आवृत्तियां किसी अन्य सरित्र C की तुलना में क्रमशः 3% अधिक एवं 2% कम है। जब A और B एक साथ बजाए जाते हैं प्रति सेकंड 5 विस्पंद उत्पन्न होते हैं, A की आवृत्ति होगी। यहाँ पर अन्य सरित्र C की तुलना में, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, जो हमारे सरित्र C की आवृत्ति, सरित्र C की हमने माना जो आवृत्ति है वो है n। अब वो बोल रहा है तुलना में 3% अधिक है 2% कम है।
ठीक है, तो Na जो है हमारा वो क्या है 3% अधिक है, यानी कि n प्लस 3n/100 यानी कि 103n/100। Nb हमारा क्या होगा n माइनस 2n/100, क्योंकि ये हो रहा है कम हो रहा है, तो n माइनस 2n/100 यानी कि आया हमारे पास 98/100। लेकिन फिर हमें क्या कर रहा है, प्रति सेकंड 5 विस्पंद उत्पन्न होते हैं, यानी कि Na माइनस NB इज इक्वल टू 103n/100 माइनस 98n/100 यानी कि 5n/100। ठीक है, तो 5n/100 इज इक्वल टू बेटा हमारा चल रहा है 5, तो 5 से 5 हमारा कैंसिल हुआ, तो n की वैल्यू आई बेटा हमारे पास 100 हर्ट्ज, और वो पूछ रहा है हमसे a की आवृत्ति होगी, तो a की आवृत्ति हमारी क्या होनी चाहिए, Na इज इक्वल टू है हमारा 103n/100, तो n की वैल्यू आई 100, तो 103 इंटू 100/100, तो 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया, हमारे Na की वैल्यू आई बेटा यहाँ पे 103 हर्ट्ज। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है 103 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40, एक उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी v भिन्न भिन्न वस्तु दूरी u के लिए मापी गई, v और u के बीच सही ग्राफ है। तो बेटा लेंस के लिए हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। अगर u हमारा क्या है इन्फिनिटी है, अगर u इन्फिनिटी है तो v किसके इक्वल होगा, f के इक्वल होगा, और अगर हमारा u जो है इक्वल है f के, तो उस कंडीशन में v क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनिटी होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा u इन्फिनिटी है और हमारा u इज इक्वल टू है इक्वल है f के, तो हमारा v भी इन्फिनिटी मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ग्राफ क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। 41 नंबर क्वेश्चन, जब एक अपरागामी तरंग का निर्माण होता है तब इसकी आवृत्ति होती है, नंबर 1 अध्यारोपित होने वाली तरंगों की आवृत्ति के बराबर, अध्यारोपित होने वाली तरंगों की आवृत्ति की दुगनी, अध्यारोपित होने वाली तरंगों की आवृत्ति की आधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि अध्यारोपित होने वाली तरंगों की आवृत्ति के बराबर होती है इसकी आवृत्ति, तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। 42 नंबर पे आते हैं, लंबाई और द्रव्यमान m की एक पतली एक समान छड़ अपने एक सिरे से गुजर रही क्षैतिज अक्ष पर स्वतंत्र रूप से दोलायमान है, इसकी अधिकतम कोणीय चाल ओमेगा है, इसका द्रव्यमान केंद्र किस महत्तम ऊंचाई तक उठेगा। जैसे बेटा हमारे पास यहाँ पे कोई रॉड है, उसका द्रव्यमान केंद्र हमने माना यहाँ पर है, अब वो क्या कर रही है, वो दोलायमान है, इस तरह से स्विंग कर रही है, तो हमने माना जब ये इस तरह से आती है, ठीक है, जब वो स्विंग कर रही है, जब वो यहाँ पर है, तो हमने माना यहाँ उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो जो इधर नीचे जब हमारी क्या थी, क्षैतिज में हमारी छड़ रखी हुई थी, और जब दोलायमान है तो जो हमारा वो द्रव्यमान केंद्र जब ऊपर की तरफ है स्विंग करने पर, और जब नीचे है, उन दोनों के बीच की हमसे बेटा क्या पूछ रहा है, वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, वो हाइट हमसे पूछ रहा है। अगर द्रव्यमान केंद्र हमारा यहाँ पे, वो हाइट हमसे पूछ रहा है, तो बेटा हम h कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो वो अगर स्विंग कर रही है, वो घूम रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रोटेशनल एनर्जी होगी, यानी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, mgh। अब क्षण है तो क्षण के लिए हमारे पास I की वैल्यू क्या होगी, ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर mgh, m से m बेटा यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया, ये हो गया l स्क्वायर बाई 6 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू gh, h की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो h इज इक्वल टू l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6g। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बच्चा सही फिट बैठ रहा है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि 1/6 आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43 कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र उनके बीच की दूरी को विभक्त करता है। नंबर 1 है कणों के द्रव्यमानों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में,
दूसरा है हमारा कणों के द्रव्यमानों के वर्ग के समानुपात में, तीसरा है कणों के द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपात में, और चौथा है हमारे पास कणों के द्रव्यमानों के समानुपात में। जैसा कि हम बेटा फॉर्मूला पता है कि m1r1 इज इक्वल टू m2r2, ऐसा हम लिखते हैं, यानी कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r या r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो ये क्या है, आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 देखो कि कणों के द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूरी जो है कणों के द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बच्चा करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। यदि 3m लंबाई की छड़ का रेखीय घनत्व इस प्रकार परिवर्तित करता है कि लैम्डा बराबर 2 + x, तब छड़ के गुरुत्व केंद्र की स्थिति होगी। तो बेटा हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू दी है 2 + x और गुरुत्व केंद्र की स्थिति आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लीनियर डेंसिटी की बात करें, लैम्डा की बात करें, तो dm/dx इज इक्वल टू हमारा क्या है, लैम्डा है। तो dm इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, लैम्डा dx होगा। अब द्रव्यमान केंद्र की बात कर रहे हैं, तो हमारा द्रव्यमान केंद्र होता है x dm/इंटीग्रल dm। ठीक है, x की वैल्यू तो बेटा हमें नहीं दी है, dm की वैल्यू हमें यहाँ दी है लैम्डा dx। x dm की जगह लिख देंगे हम लोग लैम्डा dx अपॉन यहाँ पे dm। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x और लैम्डा की वैल्यू हमें दी है बेटा यहाँ पे 2 + x dx अपॉन लैम्डा dm की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, dm की जगह हम लोग लैम्डा dx लिखेंगे। लैम्डा dx में लैम्डा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + x dx। ठीक है, और हमारा यहाँ पे वो बोल रहा है कि यदि 3 मीटर लंबाई की है, यानी कि 0 से 3 हमारी लिमिट रहेगी, तो 0 to 3 हमारी यहाँ पे लिमिट जाएगी। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो आया यहाँ पर हमारे पास 2x + x² dx अपॉन 0 to 3 2 + x dx। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो आएगा हमारा यहाँ पर x² + x³ / 3 x + x² / 2। जब लिमिट लगाएंगे बेटा, इसमें हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 से 3, नीचे भी हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 से 3। जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा ऊपर नीचे, तो हमारा जो रेशियो आएगा वो हमारा आएगा 12.7। जब हम लिमिट लगाते हैं तो हमारा यहाँ पर जो आ रहा है 12/7 आ रहा है हमारा रेशियो। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, 12/7 मीटर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 और सूची 2 में बेटा हमें यहाँ पर क्या दिया है, बायो-सावर्ट का नियम, उसका फॉर्मूला बताना है, एम्पियर के परिपथ का नियम, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल और लॉरेंज फोर्स। तो बेटा हमारा अगर फर्स्ट की बात करें, ए जो है हमारा किससे मैच खा रहा है, जो हमारा बायो-सावर्ट का नियम होता है उसका कौन सा फॉर्मूला है बेटा, ये फोर्थ जो है हमारा ए से मैच खा रहा है। सेकंड है हमारा एम्पियर के परिपथ का नियम। तो एम्पियर के परिपथ का नियम बेटा हमारा क्या होता है, इंटीग्रल B.dl। तो हमारा ये हो गया B। थर्ड है हमारा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में जो बल होता है बेटा μ0 I1 I2 अपॉन 2πd। तो ये हमारा C से मैच हो गया। और फोर्थ है हमारा लॉरेंज बल, तो ये हमारा D से मैच हो गया। यानी कि हमारा आया यहाँ पे 1 का C, 2 का D, थर्ड का B और फोर्थ का A। यानी कि फोर्थ का हमारा A, 3 का B, C का 1 और D का 2। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू।